नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव शाह सख्त धान खरीदी से लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं तक हर मोर्चे पर जिम्मेदारी और पारदर्शिता के आदेश। अजय चंद्राकर के एक दिन के सीएम बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम बाबा का करारा जवाब, बोले पहले विष्णुदेव शाह को इस्तीफा दिलाओ फिर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तिफरा सब्जी मंडी में अवैध शराब ठिकानों पर खूनी विवाद, क्वार्टर मांगने पर हत्या, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर अवस्था में सिम्स में भर्ती। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर बिलासपुर में निकलेगा भव्य पदयात्रा, शंकराचार्य के शिष्य ज्योतिर्मयानंद सरस्वती करेंगे नेतृत्व। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर से होने वाली धान खरीदी की तैयारियों, संवेदनशील केंद्रों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी अनियमितता के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। किसान पंजीयन, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली बिल योजना के लाभ को सभी पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। दुरुस्त और पिछड़ी जनजातियों के लिए किसानों के लिए विशेष शिविरों में 100% पंजीयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण और मैटरनल डेथ ऑडिट पर सख्ती, आरएस और वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर संचारी रोगों की जागरूकता बढ़ाने, मलेरिया हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने और वृद्धजनों के पंजीयन को प्राथमिकता देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में सभी बच्चों का आधार आधारित अपार आईडी बनाना, छात्रवृत्ति किताब और गणवेश वितरण, सामाजिक अंकेक्षण और स्कूल ग्रेडिंग, शिक्षक प्रोत्साहन और शहरी क्षेत्रों में अनुपस्थिति पर निगरानी जैसी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बस्तर के विकास को लेकर लगातार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर क्षेत्र को नक्सलवाद की छाया से मुक्त कर मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। खुद राज्य के गृह मंत्री कई बार बस्तर का दौरा कर चुके हैं और वहां विकास कार्यों की समीक्षा के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में भी बस्तर के समग्र विकास को लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बस्तर को विकास की नई राह पर अग्रसर किया है। उन्होंने बताया है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। लगातार हो रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अब बस्तर में विकास की गूंज सुनाई दे रही है और नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ रहा है। तोखन साहू ने कहा कि आने वाले समय में बस्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चलती है और आपने देखा होगा और हम सब महसूस कर रहे हैं कि बस्तर जो 5 दशक तक नक्सलियों से पीड़ित था, उस दौर से आगे निकल करके अब बस्तर में विकास विश्वास की एक नई राह खुलने जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि बस्तर के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे जवान बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और अब बस्तर पूरे भारत देश में एक नए स्वरूप में दिखेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी मीटिंग में हो, हर बार बस्तर की जिक्र करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है बस्तर के ऊपर। विष्णुदेव जी की सरकार की भी पूरा ध्यान है। बस्तर के लोगों को नई आशा, नई उम्मीद, नई किरण के साथ एक नई सवेरा देखने को मिलेगा। रविवार को प्रदेश समेत व्यापम ने बिलासपुर जिले के 54 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास के मुकाबले वार्ड बॉय, वार्ड आया बनने उच्च शिक्षित युवाओं ने भी इस परीक्षा में हाथ आजमाया। इसे चिकित्सा सेवा का आवश्यक अंग माना जाता है। सरकारी अस्पतालों में वार्ड बॉय, वार्ड आया मरीजों की सेवा के लिए तैनात किए जाते हैं। वे चिकित्सा सेवा में आवश्यक अंग होते हैं, जिसकी मांग निजी अस्पतालों में निरंतर बनी रहती है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इन गैर तकनीकी पदों को भरने परीक्षा का आयोजन व्यापम ने रविवार को किया। जिले के 54 परीक्षा केंद्र
में पंजीकृत 19,258 में से 14,156 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इसके अनुसार प्रश्नों का स्तर 8वीं क्लास से कहीं ज्यादा का था। हालांकि बहुत से युवा मास्टर डिग्री और डिप्लोमाधारी निकले, जिन्हें वार्ड बॉय वार्ड आया परीक्षा के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा पास का फायदा मिला। उनके मुताबिक गणित के सवाल थोड़े कठिन थे, ओवरऑल पेपर अच्छा था। एग्ज़ाम तो बहुत बेस्ट आया था, बाकी सब सरल आया था। थोड़ा पेपर मैथ्स का बस थोड़ा ये कठिन आया था। बाकी इंग्लिश है, हिंदी है, अंग्रेजी है और ये जनरल नॉलेज है। बाकी बहुत बढ़िया आया था, बेस्ट पेपर आया था। इंग्लिश का सवाल थोड़ा टफ था और जो सामान्य हिंदी और गणित था वो थोड़ा ठीक था। तैयारी के अनुरूप भी आया था और बाहर से भी आया था। काफी हद तक उम्मीदवारों का कहना भी उचित है कि कोरोना काल में अतिरिक्त 10 अंक के साथ अगर 8वीं पास को भी मौका दे दिया गया तो फिर आगे पढ़े लिखे लोगों के लिए अवसर और भी कम होंगे। वैसे भी वार्ड बॉय के लिए केवल 100 पद निकाले गए हैं और लगभग 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे में निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी के लिए मारामारी तो है, लेकिन इसमें सरकार को भी नियम तय करने होंगे। भले ही विभिन्न कारणों में 5,102 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बेरोजगारी का असर इस परीक्षा पर साफ नजर आया, जहां अधिकतम 20,000 की पगार पर काम करने पढ़े लिखे युवा तैयार दिखे। यह पद वार्डों की सफाई, मरीज को लाने ले जाने, हाउसकीपिंग की श्रेणी में आता है, जिसे निजी अस्पताल प्रबंधन अपने यहाँ आउटसोर्सिंग से पूरा करते हैं। प्रदेश में करीब 1 दशक बाद वार्ड बॉय वार्ड आया की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सीएमडी कॉलेज में रविवार को वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के दौरान ऐसा अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। दरअसल रेस कोड के चलते एक युवती को परीक्षा हॉल में प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके बाद डर और घबराहट में कई युवक परीक्षार्थियों ने अपने शर्ट और टी-शर्ट तक उतार दिए। खुले शरीर परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए इन अभ्यर्थियों को देखकर न सिर्फ लोग दंग रह गए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार 12 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में वार्ड बॉय और आया भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। बिलासपुर शहर के सीएमडी कॉलेज केंद्र में परीक्षा शुरू होने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान एक युवती को डार्क शर्ट और टी शर्ट पहनने की वजह से एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। अन्य परीक्षार्थी डर गए कि कहीं उन्हें भी अंदर जाने से न रोक दिया जाए। इसी डर के चलते करीब 10 से अधिक युवक परीक्षार्थियों ने अपने कपड़े उतार दिए और खुले बदन परीक्षा देने के लिए अंदर चले गए। परीक्षा के दौरान पूरा 3 घंटे तक ये परीक्षार्थी बिना टी शर्ट के परीक्षा देते रहे। जब परीक्षा समाप्त हुई तो वे उसी हालात में बाहर निकले। कई लोग कैमरा देखकर मुंह छिपाने लगे तो कुछ हंसते हुए भागते नजर आए। यह नजारा देखने वाले हर व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला था। कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है। परीक्षा केंद्र के बाहर भी बदइंतजामी साफ दिखी। केंद्र से करीब 20 मीटर दूर परीक्षार्थियों के जूते, चप्पल, पर्स, पानी की बोतलें और अन्य जरूरी सामान खुले में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के फेंक दिए गए थे। पूरे 3 घंटे तक ये सामान भगवान भरोसे खुले मैदान में पड़ा रहा। कई परीक्षार्थी परीक्षा खत्म होते ही अपने कपड़े और जूते ढूंढने में जुटे रहे। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों का हाल बुरा था। खुले शरीर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने मीडिया के सामने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह ड्रेस कोड नियम अत्याधुनिक, सख्त और संवेदनशील है। उनका कहना है कि जांच जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति में इंसान की गरिमा तक दांव पर लग जाती है। परीक्षार्थियों ने मांग की है कि आने वाले समय में शासन ऐसे नियमों पर पुनर्विचार करे ताकि भविष्य में किसी को ऐसे शर्मनाक स्थिति से न गुजरना पड़े। सर, मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि मैं फॉर्मल शर्ट पहन कर आया था। फिर फॉर्मल शर्ट नहीं चलेगा बोले, फिर मैं किसी से मांग कर ये वाला शर्ट पहना। बोलते हैं फिर ये डार्क हो गया अगर कहीं, तो इसको भी नहीं जाना हुआ। फिर टाइम हो गया था मेरे को, तो मैं सोचा क्या ही ऑप्शन है, फिर खुले बदन में जाना पड़ा। एग्ज़ाम तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने तैयारी किया था। सभी एग्ज़ाम के लिए आता हूँ, तैयारी है मेरा। तो मैं बोलना चाहूँगा सरकार का कि ये व्यापम का गलत नियम है, इसको हटाना चाहिए। बाकी चेकिंग को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं इधर उधर को, लेकिन ये कपड़े को नहीं रखना चाहिए। एक लड़की थी, उनका मतलब टी शर्ट पूरा डार्क था, ब्लैक कलर,
तो उनको नहीं जाने दिए, वो चली गई। मैं वही बोलना चाहूँगा कि इसको चेंज करना चाहिए, बाकी चेकिंग वगैरह को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे चलेगा, लेकिन ये शर्ट कपड़े को लेकर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, लेकिन क्या है ना, कुछ तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण मैं तैयारी नहीं कर पाया हूँ जी। अपने हिसाब से जितना बनाया हूँ। हालांकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अपेक्षाकृत सरल रहे, जिससे कई अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। इन्हीं में एक अभ्यर्थी पाली क्षेत्र का भी था जो लंबे समय से बीमार था। उसके हाथ में अब भी निडल लगी थी, बावजूद इसके वह अस्पताल से सीधा बिलासपुर परीक्षा देने पहुंचा। उसका जज्बा देख कई लोग प्रभावित हुए और कुल मिलाकर इस परीक्षा ने न सिर्फ अभ्यर्थियों की मानसिक परीक्षा ली, बल्कि सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर कर दिया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कुरुद विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर के बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे अजय चंद्राकर ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को भाजपा की ओर से एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे डाला। इस बयान ने सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। अजय चंद्राकर ने मजाकिया लहजे में कहा था कि अगर सिंहदेव भाजपा में आते हैं तो उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस पर सिंहदेव ने तंज कसते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैं जरूर भाजपा में जाऊंगा और एक दिन का मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन पहले अजय चंद्राकर विष्णुदेव साय का इस्तीफा ले लें और मेरे मुख्यमंत्री बनने की औपचारिकता पूरी कर लें। सिंहदेव ने आगे भी यह कहा, चंद्राकर एक अनुभवी और तर्कसंगत नेता हैं, जिन्होंने विधानसभा में 15 साल तक उनके साथ काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंद्राकर का यह बयान हंसी मजाक में कहा गया प्रतीत होता है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी एक दिन ये मुख्यमंत्री वाले बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस पर जमकर चर्चा हो रही है। अब जैसे कलेक्टर एक दिन का बनना है, एक दिन का आर्मी में टोपी पहनना है, ये चलता है। आप देखे होंगे फोटो। अब आ जाए हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा सम्मान करके उठा के ले जाएंगे, और क्या यही है। कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री कैप, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। उसी तरह से हसरत है, हसरत लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी को यही पूरा करना चाहिए। कांग्रेस में हसरत पूरी नहीं होने वाली है। अब देखे तो हैं साहब, उसको गांधी परिवार ने धोखा दिया। खुद ही बोलते थे आप द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड भी बोल देते थे कि 50-50 समझौता है, वही करके। उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बनाया तो नहीं, अभी बनाने के लिए कहा है। मैं जाऊंगा उनके यहाँ और उम्मीद कर रहा हूं कि तब तक गवर्नर साहब से और विष्णुदेव साय जी से वो बात करके सब रखे रहेंगे। एक का इस्तीफा और दूसरे की मंजूरी, और अजय जी के घर में शपथ लूंगा। मैं जाऊंगा अजय जी के यहाँ। अजय चंद्राकर जी, जहां मैंने देखा 10 साल हम लोग 15 साल साथ में रहे सदन में, तो सदन की कार्रवाई में बड़ी तैयारी से भी आते हैं, बड़ी गंभीर बात भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। तो ये वाला जो उनका आज एक दिन के मुख्यमंत्री वाला पहलू सामने आया है, बयान सामने आया है, ये उनके हंसी मजाक वाले चरित्र का है। तो हल्केपन की बातें हैं इसमें, और कुछ आगे पीछे है नहीं। कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मंथन तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने बिलासपुर जिले के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वे पिछले 3 दिनों से बिलासपुर प्रवास पर हैं। पहले दिन उन्होंने तखतपुर और कोटा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया, जबकि दूसरे दिन सीपत, मस्तूरी और बिल्हा ब्लॉक में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। रविवार को कांग्रेस भवन में बिलासपुर के चारों ब्लॉकों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी गई। खड़गे जी ने, राहुल जी ने पर्यवेक्षक के रूप में सिंघार साहब नेतृत्व जी को भेजा है और यहाँ
एक नया अनुभव हम कांग्रेसजनों के लिए, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए है। ये जमीनी स्तर पर जांच करके जिस तरीके से पर्यवेक्षक लोकसभा और विधानसभा के लिए भेजा जाता है, उसी तरीके से संगठन में शहर और जिला अध्यक्ष किसको बनाया जाए, जो सभी वर्ग को लेके और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेके संगठित करके पार्टी को मजबूती दे और छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाए। उसके लिए एक सृजन अभियान है, उसका स्वागत है। मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ आवेदन दिया हूँ। मैं पिछले समय में 7 सालों तक महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष रही हूं और उस समय पर मैंने महिला कांग्रेस संभाला था जब यहां पर से पूरा महिला कांग्रेस 0 हो चुकी थी और कोई भी यहां पर आने को तैयार नहीं था। और एक बड़ी महिला टीम बना करके मैंने 7 सालों तक विपक्ष के सारे मुद्दे उठाए और विपक्ष की लड़ाई लड़ी। यहाँ के लाठी कांड में भी मैंने लाठी खाई और हमेशा कांग्रेस के मुद्दों को उठाती रही हूँ और जनता के हित के लिए लड़ती रही हूँ। मैं चाहती हूँ, अभी मैं वर्तमान में प्रदेश महासचिव हूँ महिला कांग्रेस में, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को एक बार यहाँ मेन कांग्रेस में शहर अध्यक्ष का प्रभार दिया जाए। जिस ऊर्जा से मैंने महिला कांग्रेस का कार्य किया है, उससे दुगनी ऊर्जा के साथ मैं मेन कांग्रेस में भी शहर अध्यक्ष की भूमिका निभाना चाहती हूँ। इस दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए नेताओं की भीड़ देखने को मिली। बिलासपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए शैलेश पांडे, रामशरण यादव, महेश दुबे, टाटा नरेश, बॉलर रविंद्र सिंह और विनोद साहू के नाम चर्चा में हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए विजय केसरवानी, विनोद साहू, प्रमोद नायक, जितेंद्र सिंह और पूर्व विधायक सियाराम कौशिक के नाम सुर्खियों में हैं। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो फार्मूला तय किया गया है कि जमीनी स्तर से और हर वर्ग चाहे जो भी कार्यकर्ता हो, अगर अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो उनको एक विधिवत आमंत्रण जो है आवेदन देने के लिए हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंगार जी आए हुए हैं, जो कि CLP लीडर है मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ हमारे स्टेट के जो ऑब्जर्वर लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ चूंकि हम लोग संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा है और उसके साथ साथ जैसे 2016 से मैं लगातार 9 साल से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और एक जिम्मेदारी पार्टी की जो दी गई उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया हूँ। आपसी सामंजस्य को भी बना करके रखा हूँ और जिस प्रकार का मैंने पार्टी की विचारधारा को प्राथमिकता दिया, जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, जो शोषित और वंचित लोग होते हैं उनको भी जोड़ने का काम किया। और मेरी हमेशा कोशिश रही कि पार्टी के जो भी हमारे साथी हैं, चाहे आम जनता की समस्या को जो दूर करते हैं, उन लोगों को जोड़ करके उनकी भावनाओं को संगठन तक और जब सत्ता तक पहुंचाने का हमने काम किया, तो निश्चित ही आज अपना आवेदन यहाँ पर दिया हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिला अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि वो उनकी पसंद क्या है, वो किसे जिला अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। साथ ही उदयपुर संकल्प शिविर में जो निर्णय लिया गया था कि 50% युवाओं को, महिलाओं को, SC ST OBC को अवसर दिया जाएगा, उसी तारतम्य में चूंकि मैं भी 50 साल से कम का हूँ, 40-42 साल का हूँ और लगातार सक्रिय रहा हूँ, पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, इसलिए मैंने भी पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित रूप से हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान इस बार युवाओं और अनुभव का संतुलन साधते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। पर्यवेक्षक दल द्वारा तैयार रिपोर्ट जल्द ही आलाकमान को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद अंतिम मुहर लगेगा। जिला अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखा जा रहा है और सभी का कहना है कि आलाकमान जिसे भी जिम्मेदारी देगा उसके नेतृत्व में कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवर रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नागरिक निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय संचालनालय और सुडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों की
पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण तथा सेटअप रिवीजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की क्रियान्वयन समीक्षा कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्माण में आ रही बाधाओं दूर कर कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर बिलासपुर में युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। शनिवार शाम को राम सेतु पुल में सीपत चौक तक मशाल और टॉर्च लेकर निकाली गई रैली ने शहर का माहौल गरमा दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते बिलों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आम जनता महंगे बिलों से परेशान है, लेकिन सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे बैठी है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह उनका बिजली चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का तीसरा चरण है और जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। युवा कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई 400 यूनिट तक आधे बिजली बिल की योजना को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिली थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। रैली में शामिल युवाओं ने हाथों में मशाल और टॉर्च लेकर विरोध का प्रतीक प्रस्तुत करते हुए और कहा कि रोशनी अब न्याय की लौ बन चुकी है। उनका कहना है कि जब तक जनता की जेब पर बिजली का बिल बोझ कम नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल शहर में सियासी हलचल तेज कर दी है, बल्कि जनता के बीच भी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। युवा कांग्रेस का कहना है कि वे अब जनता की आवाज बनकर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को जल्द फैसले लेने होंगे, वरना आंदोलन और तेज होगा। आज हमारे प्रदेश के प्रभारी अमित पठानिया जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के दिशा निर्देश में बढ़ती हुई बिजली दामों को लेकर आज युवा कांग्रेस राम सेतु पुल से सिपत चौक पदयात्रा निकाली है। हम मसाल रैली निकाल के इसका विरोध करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरा चरण है, हमारे बिजली चोर गद्दी छोड़कर तीसरा चरण है। 2 चरण और जब तक सरकार की आंखें नहीं खुल जाती तब तक कार्यक्रम होते रहेंगे, हम विरोध करते रहेंगे। आप बीजेपी वाले जब सरकार में आए तो उन्होंने बोली थी कि सब चीज में छूट मिलेगी, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में पूरी जनता बिजली बिल जो बड़े पैमाने में आलू से त्रस्त है, उसी को देखते हुए आज युवा कांग्रेस अवेयरनेस की तत्वाधान में हम लोगों ने एक मार्च रैली निकाली जिसमें उनका विरोध किया गया बढ़ती बिजली बिल को लेकर। वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर में रविवार को लगभग 25 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक अमर अग्रवाल उपस्थित रहे। उनके साथ महापौर पूजा विधानी, सभापति पार्षदगण तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वार्ड में सीसी रोड और नाला निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया गया, वही सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर शहर में विकास की जो रफ्तार कुछ समय से थम गई थी, अब उसे पुनः गति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि शहर को एक नया स्वरूप दिया जा सके। विधायक ने आगे कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ प्रतिनिधियों को चुना है उस पर खरा उतरना सभी का दायित्व है। कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद ने मुख्य अतिथि से क्षेत्र में एक और सामुदायिक भवन निर्माण की मांग रखी ताकि वार्डवासी अपने सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन सुगमता से कर सके। इस मौके पर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। और कुछ कार्यों का भूमि पूजन में हम सब एकत्र हुए। लगभग 25 लाख रुपए के काम के शुभारंभ और लोकार्पण में हमने एकत्रित हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग से बिलासपुर नगर निगम सफाई के मामले में देश में दूसरे नंबर का शहर आया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे वार्ड नंबर 32 शहीद विनोद चौबे में कोई ढंग का सामुदायिक भवन नहीं है। विगत वर्षों में जो बनवाया था वो वार्ड 31 चला गया है, 32 में सामुदायिक भवन नहीं है। अगर एक अच्छा सामुदायिक भवन बन जाता है तो वार्ड के लोगों ने शादी ब्याह और छोटे फंक्शनों में बहुत काम आएगा। और दूसरा, माननीय अमर भैया हमेशा विकास के लिए मुद्दों पर और विकास के लिए हमेशा से प्रयास करते रहे। उसी कड़ी में आज वार्ड 32 नंबर में आज एक सामुदायिक हॉल का निर्माण हुआ है, साथ में 2 बोर हुए उनका
लोकार्पण हुआ है और साथ ही 5 ऐसे काम हैं जिसमें इमलीपारा में एक नाली निकासी की बड़ी जटिल समस्या थी, इसके लिए नाला निर्माण के लिए राशि सैंक्शन हुई है। और वहाँ एक सामाजिक चबूतरा है जिसमें लोगों के दुख सुख के काम होते हैं, दुर्गा जी बैठती हैं, इस तरह के सामाजिक काम होते हैं। उस चबूतरे में शेड निर्माण का काम है वो है। और साथ में सिंधी मोहल्ले में भी जाने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, तो कलवट निर्माण का काम है। और साथ ही 2 ऐसी रोडें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी, जिसमें रोड सीसी रोड बनना है। ऐसी 2 रोडों का प्रस्ताव इसमें है जिसमें बनना है। इन सारे विकास कार्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। 2008 में शुरू हुआ बिलासपुर का अंडरग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट अब शहर के लिए सफेद हाथी बन चुका है। 390 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गली नालियां बदबू से भरी है। अरपा नदी तक गंदगी से पट चुकी है और अब विधानसभा की जांच समिति ने मौके का निरीक्षण कर यह तय किया है कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही होगी। 210 करोड़ की लागत से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 17 साल में 429 करोड़ तक पहुंच गया। सिंप्लेक्स कंपनी को 390 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका, लेकिन नतीजा सिर्फ जाम सीवरेज, ओवरफ्लो नालियां और परेशान शहर। 3 पंपिंग स्टेशन किसी तरह चालू है जिनका हर साल करोड़ों में मेंटेनेंस किया जा रहा है। प्रस्ताव पास किया गया है। ये जो है भूमिगत सीवरेज से एसटीपी जो होता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके संचालन के संबंध में है। उसके जो संचालन करती है कंपनी, उसकी कार्यावधि को बढ़ाते हुए ताकि नियमित तौर पे संचालन चलते रहे, उसके लिए प्रस्ताव पास किया गया है। ये इसमें जो है जीपीआर सर्वे होता है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, वो सर्वे भी जारी है। लगभग 2 माह में उसका जब रिजल्ट आएगा तो नवीन डीपीआर बना के इसमें कार्य के बारे में सोचा जाएगा। इसमें जैसे ही सर्वे हो पाता है तो उसके बाद एक बार कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि क्या चेंजेस आए हैं, जो ओरिजिनल प्लान था उसमें कितना जो है ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुए हैं, और जब एक बार चेंज का पता चलेगा उसके बाद डीपीआर बनेगा, तब जाके इसमें क्लैरिफिकेशन आ पाएगा। प्रस्तावित करने के लिए मांग नहीं रखी गई है। जो पहले सीवरेज का जो पैसा बचा है उसी में जो है काम को गति दिया जाएगा। क्या लगता है कि योजना धरातल पे दिखेगी? बिल्कुल, जो पेंडिंग वाला काम है, कहीं कहीं पे जो सीवरेज का जो प्लांट वगैरह जो है अधूरा है, जो जोड़ा नहीं गया है प्लांट से, जो उसको जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। इधर विधानसभा की जांच समिति बिलासपुर पहुंची और सीवरेज प्रोजेक्ट, पंपिंग स्टेशन और अरपा नदी का निरीक्षण किया। समिति ने साफ कहा है, हम गड़बड़ी सुधारने आए हैं। 5 साल से कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, अब हम जागे हैं और गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही होगी। सीवरेज के साथ साथ अरपा नदी में प्रदूषण की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, दोनों के विषय पर तत्कालीन समय के 9 से ज्यादा सदस्यों ने ध्यानाकर्षण और प्रश्न पूछकर इस विषय पर चिंता जताई थी, जिस पर तत्कालीन मंत्रियों ने आश्वासन दिया था। 5 वर्षों बाद भी प्रशासन द्वारा जब कोई जानकारी नहीं दी गई तो उसके तथ्यात्मक जांच करने विधानसभा की शासकीय आश्वासन समिति की टीम बिलासपुर में निरीक्षण करने, स्थल निरीक्षण करने और सत्यापन करने आई थी, जिसमें ये बेहद बुरी तरह से विसंगतियां पाई गई और निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार पाया गया, नियमों की अवहेलना पाई गई। तो उस दौरान ये विषय तय हुआ कि अब ये विषय शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन समिति अग्रेसित करेगी। 5 सालों में नहीं, कांग्रेस के ही सर्वाधिक विधायकों ने इस पर प्रश्न पूछे थे और उस पर जब ये देखा गया कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में 1 रुपए के भी काम नहीं हुए हैं और कंपनी को भुगतान किया गया है, तब और चिंताजनक विषय हो गया। और ऐसे विषयों पर जांच करके जो प्रतिवेदन है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सदन के अंदर प्रतिवेदन के रूप में सौंपा जाएगा। लोगों का कहना है कि साल दर साल फाइलों में करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन शहर की गलियों में अब भी वही गंदगी बहती है। अरपा नदी का हाल सबसे खराब है, गंदे नालों का पानी सीधे उसमें मिल रहा है। पुराना स्प्रूम है बिलासपुर नगर निगम में के सीवरेज का निर्माण लगभग 18 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक के सीवरेज का लाभ बिलासपुर के नगर पालिक निगम में रहने वाले किसी भी स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है और न भविष्य में इसमें किसी प्रकार का लाभ मिलेगा, क्योंकि सीवरेज को जिस समय बनाए हैं उस समय ही वो सिस्टम फेल हो चुका है। नगर निगम के द्वारा जब इसका टेंडर निकला उस समय उसकी लागत लगभग 300 करोड़ थी, आज वो 1000 करोड़ में पहुंच गया है। और जो लोग उस काम को कर रहे थे वो सीधा सीधा एक्सकेवेटर से खुदाई करते थे और 2 पाइप को आपस में जोड़ देते थे। जब तक कि वो पाइप जुड़ा है उसके नीचे में बेस नहीं होगा तो पाइप टिकेगा नहीं और सब ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए कहीं पर भी कनेक्शन की स्थिति नहीं है। दूसरी चीज, एक जो बिलासपुर का अरपा नदी है, अरपा नदी के हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे
और वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है बन के तैयार हुआ है, उसमें आज दिनांक तक देवरी खुर्द में पानी का बहाव नहीं है, जितना एमएलडी चाहिए उतना नहीं है, इसलिए वो प्लांट बन के तैयार है। करोड़ों रुपए उसमें नुकसान हो रहा है, कर्मचारी का देनदारी है, और जो सबसे बड़ा चीज है इसमें कि इसको हम लोगों ने कर्जा लेकर के इस स्कीम को बनाया है और उसका ब्याज शुरू हो गया है। नगर निगम में इतना बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा कि हम सीवरेज का उपयोग भी नहीं कर पाए और हमारे नगर निगम के हर वो आदमी के ऊपर उसका कर्जा बढ़ रहा है और एक भी पैसा अभी नहीं पट रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो सफ़ेद हाथी हो जाएगा। और जो कहावत है कि मिर्च मरीचिका की तरह हम लोग 17-18 साल से देख रहे हैं कब सीवरेज शुरू होगा, तो कब हमारे घरों का आउटलेट का पानी जाएगा, और ये पूर्णतः फेल योजना है। 17 साल 429 करोड़ और नतीजा शून्य। 50,000 घरों का कनेक्शन अधूरा, जहां जुड़े वहां गंदगी उल्टी बहने लगी, दर्जन भर मौतें, सड़कें धसी, गलियां गंदी रही, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं। विधानसभा ने चेतावनी दी, जवाबदेही तय न हुई तो सिर्फ सीवरेज नहीं पूरा सिस्टम सड़ेगा। नजरें अब इस बात पर है कि क्या जांच समिति की सिफारिशों के बाद कुछ बदलेगा या फिर बिलासपुर की गलियां यूं ही गंदगी में डूबी रहेंगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।